जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वो आगे चल के कवर अप करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो ये 5 और 6 वाला टॉपिक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये 14 अक्टूबर 2025 की पीडीएफ है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ से रिवाइज करते हैं, तो अभी हम लोग जो है वो इस लेक्चर में 5 और 6 वाले टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट जो है वो करते हैं बिना समय वेस्ट किए इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। देखो, इंडिया की रेड लिस्ट की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। जैसे ही आप रेड लिस्ट का नाम सुनते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करता हो कि सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है। रेड लिस्ट का नाम सुनते हुए फिर गिफ्ट सिटी हमारे इंडिया की कहाँ पर है, ये दो चीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके ऑलरेडी जो है वो टॉपिक हल्का सा जो है वो एक्सप्लेन किया भी था। और फिर मैंने आपको बोला था कि थोड़ी समय की कमी हो रही है, तो उस कारण से हम लोग थोड़ा सा जो है वो मतलब बाद में जो है वो लेक्चर को कवर करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो, बिफोर दैट मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि अगर आप लोग यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर जो है वो ज्वाइन करें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। और इवन आपको मेंटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको गाइड करने के लिए, प्लस आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। और हर साल हमारे कोर्स अपडेट होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कोर्स बना दिया और उसको चलने दिया। हर साल अपडेट कोर्स होते हैं जिससे कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो चलिए मैं डायरेक्ट जो है वो चलता हूं हमारे फिफ्थ टॉपिक की तरफ, जो हमारा पहले छूटा था। मतलब एक जनरल ओवरव्यू मैंने पहले दे दिया था समय के चलते, उसको हमने बोला था कि अपन संडे वनडे को कवर कर लेंगे। चलो, तो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको पता है कि यार ये हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसको संरक्षण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंडिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप लिया। नेशनल रेड लिस्ट विजन 2025 से लेकर 2030 हमने शुरू किया है। लिख लो, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025 से 2030, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम भाई साइंस के आधार पर डेटा तैयार करें, असेसमेंट करें, आकलन करें, और हमारे देश में मौजूद जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करें। ये इनिशिएटिव हुआ अबू धाबी में आईयूसीएन कांग्रेस 2025 के दौरान। तो अबू धाबी के अंदर ये भी लिख लेना, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई है 2025 में अबू धाबी में। ये क्वेश्चन आ सकता है। और उस दौरान हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अपनी खुद की भी एक लिस्ट जो है वो जारी कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग साइंटिफिक तरीके से जो है वो हमारी प्रजातियों को प्रोटेक्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया ये कि इंडिया का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन 2025 से 30 है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम नेशनल लेवल का एक डेटा क्रिएट करेंगे जिस पर एनालिसिस किया जाएगा कि जो भी प्रजातियां हैं जिनको खतरा है लुप्त होने का, तो उन पर एनालिसिस होगा। और इसको किसके कोलैबोरेशन के साथ जो है वो लॉन्च किया है, ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स लिख लो आप। आपको बता दूं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आईयूसीएन इंडिया का ऑफिस और सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल इंडिया, इनके कोलैबोरेशन के तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इसको लॉन्च किया गया है। यानी अब इंडिया के पास होगा अपना खुद का कॉम्प्रिहेंसिव साइंस बैक्ड स्पीसीज स्टेटस सिस्टम। सिंपल शब्दों में, जितनी भी प्रजातियां हैं उनका स्टेटस क्या है, वो साइंटिफिक तरीके से हम एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सी प्रजातियां खतरे में है, कौन सी नहीं है। अब देखो, अब तक इंडिया बायोडायवर्सिटी डेटा के लिए मेनली आईयूसीएन की ग्लोबल रेड लिस्ट पे डिपेंडेंट था गाइस। आज की रेट की अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोग आईयूसीएन की जो है वो रेड लिस्ट देखते थे। अब हमारी खुद की रेड लिस्ट तैयार हो रही है। कितनी अचीवमेंट वाली बात है ये। काफी सारी जो हमारी देसी प्रजातियां जो इंडिया में ही पाई जाती हैं, तो उनका तो एनालिसिस हो नहीं पाता था, क्योंकि आईयूसीएन तो ग्लोबल लेवल पर प्रजातियों का एनालिसिस करता है। तो इंडिया की जो देसी प्रजातियां उस पर एनालिसिस नहीं होता था, तो हमने देसी पर फोकस किया है। देसी देसी ना कर, देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, वही वाली कहानी है। इन लोगों ने हमें देसी देसी बोला था, हमने बोला कि भाई ये दुनिया देसी की फैन हो रही रे, है ये वाला काम कर दिया हमने। तो इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है गाइस। ये बात आप में से काफी सारे लोग शायद जानते हैं। 7 से 8% पता है आपको, दुनिया की रिकॉर्डेड प्रजातियां यहां पे पाई जाती हैं। 7 से 8%, जितनी प्रजातियां दुनिया में है उसका 7 से 8% तो इंडिया में ही है। बट हम लोग वन की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को काट दे रहे हैं,
जहां पे पशु पक्षी जीते हैं उनकी उनकी जगह ही खत्म कर दे रहे हैं हम लोग। तो इसलिए वो प्रजातियां भी एक्सटेंड होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो ये चीजें हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा जो है वो क्रिएट करना है, जिससे कि साइंस बेस्ड के आधार पर प्रजातियों का आकलन हो, बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इंडिया का कमिटमेंट जो है वो सीबीडी के तहत उसको, और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रोटेक्ट किया गया। याद आ रहा, मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कुछ दिनों पहले, होपफुली आपने जो है वो कवर कर लिया हो ये वाला टास्क। जिस समय मैंने ये पीडीएफ पढ़ाई थी आपको तो उस समय बोला था मैंने, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने पढ़ा है जेन्युइनली तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। ठीक है, तो इंडिया की जो देसी प्रजातियां हैं उन पर मेनली टारगेट किया जाएगा। नेशनल रेड डेटा बुक्स फ्लोरा और फौना की पब्लिश की जाएगी 2030 तक। ठीक है, हम बिल्कुल अपने देसी नॉलेज का भी इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिटीज को भी शामिल करेंगे, हैं? साइंस के आधार पर पूरा असेसमेंट किया जाएगा। एक कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर है, काफी सारे पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेस एक साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट में ये हेल्प करेगा, बस दैट्स इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स अचीवमेंट्स को हासिल करने, मतलब टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। फीचर्स मैंने आपको उसका जो बताई, टेक्नोलॉजी का भी ये लोग उपयोग जो है वो करेंगे, क्योंकि मैपिंग करनी है ना, डेटा मैनेज करना है। इंश्योर किया जाएगा कि लोकल लोग भी, कम्युनिटीज भी जो है वो इसमें शामिल हो, और एक क्लियर टारगेट रखा जाएगा। इंडिया का बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। हाँ, 1,04,000 से ज्यादा फॉनल स्पीसीज है। सब ये आंकड़े नहीं लिखना, ये वाला आंकड़ा ठीक रहता है। लगभग 8% दुनिया की कौन सी प्रजाति, फ्लोरा, फूलों की प्रजाति, प्लांट्स की प्रजाति मतलब, और 7.5% पूरे दुनिया भर की एनिमल्स की प्रजाति इंडिया में पाई जाती है। और इंडिया की जमीन पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में मात्र 2.4% है। उसके बावजूद इतनी इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में इतने समृद्धि है हम में, है ना। तो भैया उसके लिए हमें प्रोटेक्शन जरूरी है, काम करना जरूरी है। तो बस ये चीज मैंने आपको रहे बता दी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब लोग काम कर रहे हैं मिलके इसमें। प्रॉपर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, हर 5 साल में इसको अपडेट करने का भी टारगेट है इनके डेटाबेस को। समझ रहे हो, तो रिजल्ट यही होगा, तो बेहतर प्लानिंग होगी, और बेहतर प्लानिंग होगी तो बेहतर कंजर्वेशन होगा, है ना, संरक्षण होगा। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, लिख लो भैया। और ये आईएफएससी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो गुजरात, मतलब गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में है, गिफ्ट सिटी में है, याद रखना। तो हम अपना एक फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम चालू कर रहे हैं। अब देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं पहले, है ना। हालांकि पहले इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, कि डिजिटल फाइनेंस के एरा में साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। कि भाई आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी तरफ से पैसा आ गया दूसरे के पास पहुंचना चाहिए, है ना। अब इसमें कई बार क्या होता है, हैकिंग हो जाती है, काफी सारी चीजें हो जाती हैं कि आपका पैसा निकाल लिया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी के डायरेक्शन में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हमने ये चीज जो है वो लॉन्च करी है। एक तो फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, एफसीएसएस, राइट, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी है, ठीक है। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखे हुए हैं, और फॉरेन करेंसी को भी जो है वो ध्यान में रखा हुआ है हमने, कि सेटलमेंट जो है वो करना है। तो ये गेम है, ये सिस्टम जो है वो, देखो ये ट्रांजेक्शन जो है फॉरेन करेंसीज में जो होते हैं, तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो रियल टाइम बेसिस पर ही सेटल हो जाए। जैसे कई बार आप वेस्टर्न यूनियन से पैसा जो है वो भेजते हो ना, तो उसमें 36 से 48 घंटे जो है वो लग जाते हैं पैसा सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए। हम इतना बेहतरीन सिस्टम जो है वो तैयार कर रहे हैं कि रियल टाइम बेसिस पर ही जो है वो सेटल होगा। इस लॉन्च के साथ गिफ्ट सिटी जो है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर में शामिल हो गई है, इंक्लूडिंग हांगकांग, टोक्यो और मनीला, जो कि अपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं कि फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को तुरंत जो है वो सेटल कर सकेंगे, राइट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट करने का ये बस सिंपल सा वो है। बस ये चीज ध्यान में रखो आप, बस यही है कि रियल टाइम पेमेंट्स और सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये ट्रांजेक्शंस के लिए। और हालांकि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए भी एक चीज जो है वो शुरू करी है। पहले क्या लगता था कि जैसे इंडिया से आपको दुबई पैसा भेजना है ना, मतलब लीगल रूट के थ्रू,
तो आपको 36 से 48 आवर्स लग जाता था, यानी कि यहाँ पे कहीं और भी किसी भी दूसरे देश में भी भेजना है तो 36 से 48 आवर्स जो है वो लग जाते थे। बट अब ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो रियल टाइम बेसिस पर सटाक से ट्रांसफर करेंगे। इसको आरबीआई के द्वारा और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और इंडियन बैंक्स जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि वो सेटल कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स डोमेस्टिकली वायर। ठीक है, इसमें इस कानून के तहत ये पूरी चीज की जा रही है। 2007 का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड एक सब्सिडरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, है ना। तो ये डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। ये फैक्ट्स हैं, ये थोड़े से ध्यान में रखेंगे आप, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये फीचर बार बार यही बताएगा कि रियल टाइम बेसिस पर पेमेंट्स हो जाएगा, सेटलमेंट का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, है ना। मल्टीपल करेंसीज में जो है आप तैयार कर स्केल कर सकते हो चीजों को। ठीक है, गिफ्ट सिटी के बारे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये लिख लो आप। गांधीनगर गुजरात में एसोसिएट लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये। इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे दुबई, सिंगापुर, लंदन ये फाइनेंशियल हब्स हैं, वैसे ही हम लोग भी बन जाए। अहमदाबाद गांधीनगर में सिचुएटेड है। 2007 में प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट की मदद से। फिर 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो जितनी भी, जैसे सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीआई है ना, ये सब लोग काम करते हैं, वैसे ये भी काम करती है फाइनेंस, इसमें इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में। बस यही है कि दुबई, जैसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, सिंगापुर मरीना बे है, वैसे ही इंडिया भी जो है वो बन जाए ग्लोबल फाइनेंशियल हब। तो उस पर हमारा टारगेट है। मिड 2025 तक लगभग 1000 रजिस्टर्ड कंपनीज गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडियन एंड फॉरेन बैंक्स। इंडिया आईएनएक्स एक सब्सिडरी है बीएसई की और एनएसई आईएक्स की, जो प्रोवाइड कराती है 22 घंटे ट्रेडिंग ग्लोबल सिक्योरिटीज में वायर। वो सब चीजें यहीं से हो रही है। गिफ्ट सिटी जो है वो इंडिया की पहली एयरक्राफ्ट एंड शिप लीजिंग यूनिट के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिल रही है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट के बारे में जो है वो चर्चा करें तो अच्छा, ये तो भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर देने की, जिसको आटाकामा डेजर्ट के बारे में पता है। ये पैसिफिक ओशियन और एंडीज माउंटेन्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, नदन चिले में, है ना। और इसको ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट जो है वो कहा जाता है दुनिया भर का। जब आप एल नीनो ला नीना वाले टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो उसमें ये आटाकामा डेजर्ट का काफी जिक्र रहता है। इसकी एक्सट्रीम ड्राइनेस जो है, इसके कारण यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन क्रिएट रहता है, और कोल्ड हमबोल्ड करंट जो है वो प्रिवेंट करती है मॉइस्ट एयर को ऊपर जाने से। तो इसका बड़ा रोल है, पता है। ये आटाकामा डेजर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को, आप कह सकते हैं कि रेगुलेट करने में। ठीक है, एक प्रजाति भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, डेजर्टो फ्लोरिडो। अच्छा, ये सॉरी, ये प्रजाति नहीं है, नाम ऐसा लग रहा है डेजर्टो फ्लोरिडो, तो वो प्रजाति नहीं है भाई। ये भी बेसिकली एक फिनोमेना है, जो जब हमें देखने को मिलता है कि फॉग आने लगता है ना, फॉग कंडेंसेशन होने लगता है, उस फॉग के कारण ही इतने मॉइस्चर हो जाता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है। मतलब ये फिनोमेना है, लिख लेना भैया, डेजर्टो फ्लोरिडो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रजाति है, मुझे लगा कि थर्ड पॉइंट डेजर्ट की प्रजाति से रिलेटेड है, रेयर प्रजाति, बट ऐसा नहीं है, एक फिनोमेना है जिसके कारण रेयर रेनफॉल इवेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें फॉग्स भी नहीं होते, सॉरी, ये वाला पॉइंट लिख लो भाई, ये वाला पॉइंट लिख लो आप, सॉरी। ये जो है ये एक फिनोमेना है, एक नया फिनोमेना, ये पूछा जा सकता है भाई, ये ऐड कर लो, अपडेट कर लो ये ज्योग्राफी में अपने, जिसमें रेयर रेनफॉल, बारिश होती है ना, फॉग नहीं होता है। फॉग भी होता है वैसे, उसमें फॉग भी होता है, बट सिर्फ फॉग नहीं होता, बारिश भी होती है, जिसके तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, एक प्रजाति भी जो है उसको वो खिलने लगती है ना, वो वाली चीज भी यहां पर बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करा देती है काफी सारी प्रजातियों के लिए। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं अपना प्रजाति वाला एंगल भी जो है वो ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इनका, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
ये वाला तो पढ़ाया भी है ना शायद मैंने आपको, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये इनका नाम ये है भैया, ये एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक पूरी किताब एक सेंटेंस में लिख दी, ये इनकी खास बात है। लाजलो क्रास्नाहोर्काई, डेब्यू नोवेल। नहीं देखो, ये लिख लेना आप, ये फैक्ट्स जो होता है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है, एल्फ्रेड नोबल्स की विल पर, उनकी क्या बोलते हैं, वसीयत पर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है। स्वीडिश एकेडमी हर साल जो है वो अवार्ड देती है। इनका नाम याद रखना, ये पूछ लिया जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इनकी नोवेल का नाम, स्टैंड टैंगो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका। आईटी रूल्स 2021, डिजिटल इंडिया एक्ट, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस। मतलब कुल मिलाकर एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन आज की डेट में बहुत मार्केट में फैल रही है ना, तो उससे रिलेटेड मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो रेडी करो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की। अब गाइस देखो, ये जो 10 अक्टूबर 2025 की पीडीएफ है, एक सेकंड, हाँ, तो इसमें मेरा पेन कहाँ गया, पेन पेन पेन, हाँ, ये 3 4 5 ये वाले टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया था, मैंने शायद आपको दे दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, 2025 में एक नई पीस कीपिंग प्रपोजल ने मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को फिर से जो है वो स्पॉटलाइट में ला दिया है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ने जो है वो हमास के बीच में और इसराइल के बीच में एक डील करी कि भाई शांति बरकरार रखो, और फाइनली शांति भी हुई। और अब तो एक, आप जानते हो कि एक अपडेट भी सामने आ चुका है कि प्रिजनर्स एक्सचेंज भी जो है वो हो चुके हैं, है ना, दोनों के बीच में। तो देखो, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फॉर गाजा जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट बाय 2025 में शामिल किया है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बरकरार रहे, बट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में शांति तभी बरकरार रहेगी जब, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई जब आप टेरिटरीज बना दोगे, यानी कि एक एरिया पैलेस्टीन का फिक्स कर दोगे और एक एरिया इसराइल का फिक्स कर दोगे, तभी पॉसिबल हो पाएगा टू नेशन थ्योरी। अब ये जो प्लान जो लेकर आए हैं ये लोग, ये प्लान जो है इसके दो मेजर कंपोनेंट है। एक तो पहली चीज हमने बोली कि इमीडिएट सीज फायर, यानी कि तुरंत ही आप जो है वो फायरिंग वायरिंग करना बंद कर दो, जैसी स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति मेंटेन रखो, है ना, कोई लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। इसमें इसराइल और पैलेस्टीन के जो सोल्जर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, ये बिल्कुल सही, और ये हो भी चुका है। इसराइल और पैलेस्टीन के जो बंदी थे, जो कैदी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, तो उनको रिहा कर दिया। आम आदमी भी थे जिनको, जो पकड़ा गए थे बॉर्डर एरियाज में, उनको रिहा कर दिया। अब इसमें गाजा का लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और हमास की पॉलिटिकल रोल भी डिसाइड करना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर शामिल है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो चीजें थी इनके प्लान में, है ना, जो इन्होंने बेसिकली एग्जीक्यूट तो पहली चीज तो कर ही दी है, दूसरी चीज पर अभी भी थोड़ी सी इश्यूज है। इसराइल और हमास दोनों ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है, बस वही मैंने आपको बताया, मिलिट्री विड्रॉल, और हमास जो है वो बेसिकली अपने वेपन्स को वो कर दे, छोड़ दे, है ना। आईएसएफ की नेचर जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो उस पर भी जो है वो चर्चा हुई। अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो चल रहे हैं, अभी पूरे ग्लोबल लेवल पर इसकी जो है बातचीत जो है वो चली रही है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये आईएसएफ, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, ये क्या है कि ये मल्टीनेशनल सिक्योरिटी और पीस कीपिंग मैकेनिज्म होता है आईएसएफ, लिख लेना इसके बारे में, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख लो, ये पहला पॉइंट लिख लो। अब देखो, पोस्ट वॉर गाजा को स्टेबलाइज करने के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि एक नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे गाजा में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, इसराइल पैलेस्टीन वाले या इसराइल और हमास के बीच में बोलूं मैं तो अब जैसे स्थिति ठीक हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि हम ये सिक्योरिटी फोर्स है वो चालू करेंगे। मल्टीनेशनल है ये, है ना, काफी सारी कंट्रीज की सिक्योरिटी फोर्स यहां पर रहेगी, और जो बेसिकली यहां पर स्थिति को स्टेबल करने में हेल्प करेगी। तो ये टेम्पररी है, इंटरनल सिक्योरिटी विंग, है ना, यानी कि उस क्षेत्र में टेम्पररी बेसिस पर इसको लाया जा रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, ठीक है। और इसकी सुपरविजन एक बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसके चेयरपर्सन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि पूरी चीज की निगरानी जो करेगा ये बोर्ड ऑफ पीस के तहत किया जाएगा, जिसका चेयरपर्सन खुद यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होगा।
तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंडर ये जो है वो चालू किया गया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो गाजा के अंदर स्थिति को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, है ना। अब ये क्या ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है? नहीं आएगा, ठीक है। आईएसएफ के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो यूनाइटेड नेशन के अंडर नहीं होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो 100% एग्जाम में आएंगे, 100%, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स से ये अलग फोर्स बनेगी, याद रखिएगा। डिप्लॉयमेंट टेरर फ्री जोन में होगी, राइट, जिन्हें इजरायली डिफेंस फोर्स ग्रेजुअली आईएसएफ को हैंडओवर करेगी, यानी कि जहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्स है, कुछ एरिया जहां पर टेररिस्ट का मूवमेंट जो है वो नहीं रहता, उस एरिया में ये वाली फोर्सेस जो है वो तैनात रहेंगी, आईएसएफ की फोर्सेस। कोई फिक्स टाइमलाइन तो अभी इन लोगों ने डिफाइन नहीं किया कि कब तक ये फोर्स रहने वाली है, बट वो यूनाइटेड स्टेट से भाई खींचेगा चीजों के बारे में। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही है भाई कि उस क्षेत्र को जो है वो वहां से मिलिट्री हटवाना, हमास या किसी भी आर्म्ड मिलिशिया का री इमरजेंस को रोकना है कि वहां पर कोई भी किसी प्रकार का इंसर्जेंट ग्रुप वगैरह, मिलिटेंट ग्रुप वगैरह एक्टिवेट ना हो। इजरायली फोर्सेस की फेस विड्रॉल को कोऑर्डिनेट करना है कि धीरे धीरे करके वहां से इजरायली फोर्सेस जो है वो गाजा से विड्रॉ करें, इजराइल की मिलिट्री गाजा से विड्रॉ करे, है ना। इन क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वेपन्स वगैरह ना आए, उस पर टारगेट किया जाए, है ना। और कंप्लायंस इंश्योर करना, ठीक है, इंश्योर जो है वो किया जाए कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस को रीबिल्ड और ट्रेन करना ताकि वो लॉन्ग टर्म इंटरनल सिक्योरिटी हैंडल कर सके। मतलब लोकल पुलिस जो है ना पैलेस्टीन की, उसको जो है वो ट्रेन करना जिससे कि वो इस समय की सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम बन सके। फिर गवर्नेंस यानी कि शासन वहां पर बेटर तरीके से चल सके, तो उस पर काम करना। तो ये सब इसके काम होने वाले हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलूं तो इसका रोल जो होगा वो शांति और पीस के बीच में एक ब्रिज मेंटेन करना, क्योंकि देखो अभी स्थिति जो है वो ठीक हुई है, अभी ये लड़ नहीं रहा है, बट ये पूरी तरह से ये माहौल जो है वो शांतिपूर्वक बन सके, पीसफुल बन सके, उसके लिए ये बीच का काम करेगा आईएसएफ। क्या है इसका फुल फॉर्म? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ अभी के अभी, सुनते सुनते टाइप कर दो, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आईएसएफ लेजिटिमेट है, ठीक है भाई, कानूनी रूप से सही है या सही होना चाहिए? तो आपको बता दें, हिस्टोरिकली पीस कीपिंग फोर्स अपनी लेजिटिमेसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन से डिराइव करती है, लेकिन आईएसएफ के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में आपको बोलूं कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बताता है भाई कि पीस कीपिंग मिशन किस तरीके से करना है, बट आईएसएफ के पास कोई ऐसा है क्या मैंडेट? नहीं है। इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी का इशू आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये चीज हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जैसा बोलेगा वैसा आईएसएफ करेगी, फिर भले ही आईएसएफ जो है वो शांति करने का काम करे या शांति भंग करने का काम करे। अरे यूनाइटेड स्टेट्स बहुत चालू है भाई, कब क्या चीज पलट सकता है किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर हिस्ट्री में देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था क्योंकि पैलेस्टीन पावरफुल थी, अब जैसे ही इजराइल पावरफुल हुई इजराइल को सपोर्ट करने लगे। इट इज ऑल अबाउट, द गेम इज ऑल अबाउट पावर। इफ यू आर पावरफुल, लोग आपके आसपास घूमेंगे, अगर नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई करो, ये एग्जाम आपको पावरफुल बना देगा। अरब स्टेट से पहले बहरीन डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया था, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था ना ये सब हरकतें, उस समय भी अरब स्टेट्स में भी अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कर रहा है ना। आईएसएफ फ्रेमवर्क में यूनाइटेड नेशन को डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया जानबूझकर बोल के, और ये यूएसए और इजराइल के लॉन्ग स्टैंडिंग स्केप्टिसिज्म को रिफ्लेक्ट करता है रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन द रीजन। मतलब कुल मिलाकर ये यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसको काउंटर करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग ऑपरेशन सही नहीं है। कई ऑब्जर्वर्स इसको यही चीज कह रहे हैं कि अमेरिकन इजरायली स्ट्रेटेजिक टूल है ये, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आईएसएफ को बना दिया, जिससे कि अब वो दिखाएंगे कि सब चीज जो है वो न्यूट्रल हो रही है, बट एक्चुअल में पूरी चीज इजराइल और अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई में पीस कीपिंग इनिशिएटिव है? तो जवाब है नहीं। अब सुनो, कुछ पता है पुराने समय में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कुछ लेसन्स लेना चाहिए। जैसे कि अफगानिस्तान की बात करें, इनिशियली पीस कीपिंग के लिए बनाया गया आईएसएएफ नाटो 2001 में, इनिशियल लेवल पर जो है बनाया गया था पीस कीपिंग के लिए, बात समझिएगा।
लेकिन बाद में वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस होने लगे, तालिबान ने 2021 में कंट्रोल वापस ले लिया और ये मिशन इनका फेल हो गया। देखो ये देख लो, आप आपके सामने की कहानी है। नाटो के द्वारा आईएसएएफ, आप कह सकते हो नाटो आईएसएएफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, इनने बोला कि भाई अफगानिस्तान के अंदर हम लोग शांति करेंगे हैं, और ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अंडर लाया गया। बाद में जाकर इन्होंने खुद को मिलिट्री बना दी इसको। इनने बोला कि हम शांति बस करेंगे, बाद में खुद मिलिट्री बन के खड़े हुए यहाँ पर। फिर तालिबान यहाँ पे आ गया तो ये फेल हो गया पूरा मिशन। लेबनान की बात करें, चलो ऐसे ही एक केस लेबनान में भी हुआ था 1982। इन लोगों ने मल्टीनेशनल फोर्स बना ली। तो हमारे पास पास्ट एग्जांपल है, जिन लोगों ने भी ऐसे शांति करने के लिए फोर्सेस बनाई, वो आगे चल के मिलिट्री का रूप लेकर दबा दिया। होपफुली इसमें ऐसा ना हो बट वी नो अबाउट यूएसए एज वेल एज इजराइल, इंटरनेशनल रिलेशंस है भाई। तो ये दोनों एग्जांपल्स दिखाते हैं कि अगर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को लोकल लेजिटिमेसी ना दी जाए ना, तो पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाती हैं, सॉल्यूशंस का नहीं। तो बस यही चीज है, बाकी चैलेंजेस यही है भाई। वहां पे इजराइल, हमास, अरब पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कमजोर है। इजराइल ने फुल विड्रॉल से इनकार कर दिया कि भाई हम अपनी मिलिट्री को भेजेंगे नहीं, है ना। हमास ने बोला कि हम अपने वेपन्स को गिव अप नहीं करेंगे, और हमास ने बोला कि हमें पॉलिटिक्स में एंट्री दो। गाजा के लिए कोई वैलिड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन ही नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल कानून के बेसिस पर फोर्स डिप्लॉय करना डिफिकल्ट है। छोटे छोटे पैलेस्टीनियन फ्रैक्शन से अटैक से आईएसएफ को कॉम्पैक्ट एक्सपोजर का रिस्क है। मतलब कुल मिलाकर छोटे छोटे ग्रुप जो है वो आईएसएफ पर अटैक करके खत्म कर सकते हैं आईएसएफ को, इनकी फोर्सेस को, है ना। पूरी तरह से इजरायली विड्रॉल जो है वो नहीं हो रहा है, तो दिस इज द इशू, राइट। तो दीज आर द इश्यूज वी आर। ठीक है, बस यही चीज है गाइस जो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो मेन चीज ये करनी चाहिए कि भाई कि इसको एक नॉन यूनाइटेड नेशन मल्टीनेशनल मॉडल ये क्रिएट तो कर रहे हैं, अमेरिका इसके ऊपर निगरानी जो है वो रखेगा, बट हमको साथ साथ अरब का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि वो जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में अरब का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगा तो वहां के जो लोकलाइट्स हैं वो चीजों को मानेंगे नहीं, तो दैट इज द इशू। तो लोकल रीजन के हिसाब से चीजें हो तो वो ज्यादा बेहतर आउटकम्स, बेहतर रिजल्ट जो है वो लाकर दे सकती है। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। अरे बाप रे, टी सेल्स, टी सेल्स किसके लिए होता है पता है आपको? कैंसर वगैरह के इलाज के लिए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टी सेल, है ना, जब भी जिक्र होता है टी सेल्स वगैरह का, तो उसमें कैंसर का जिक्र तो होता ही है, इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होता है ना, शायद आपको पता हो। तो 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन एक ऐसी डिस्कवरी को मिला है जो हमारे इम्यून सिस्टम को समझने, इम्यून सिस्टम की जो हमारी समझ है उसको एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये अवार्ड जो है वो शिमोन शाकागुची, जापान, ये जापान की है, ठीक है। और मैरी ई ब्रुंको, मैरी ई ब्रुंको, ठीक है, इन ये, और फ्रेडरिक रैम्सडेल, ये यूएसए के हैं। यानी कि ये दोनों, मैरी और फ्रेडरिक, ये यूएसए के हैं और ये जापान के हैं। भैया इनको रेगुलेटरी टी सेल्स और पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए ये मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। लिख लेना भैया, ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा। अब ये प्राइज मिला है शिमोन शाकागुची, मैरी और फेडरिक को, ठीक है। ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए मिला है, मैंने आपको बता दिया, टी सेल और पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस। यानी उन्होंने ये समझाया कि हमारे इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली फॉरेन पैथोजन से फाइट करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने लगेगा, कभी कभी अपने ही सेल के खिलाफ ओवर रिएक्ट करके ऑटो इम्यून डिजीज का कारण बन जाता है, जो कि एक मुझे भी है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस, यानी कि थी, अब तो ठीक हो गया हूं मैं। हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमें अटैक करने लगता है, तो ऐसी भी कई बार कुछ हरकतें हो जाती हैं। चलो कुछ बेसिक्स समझाता हूं मैं आपको। पहले तो टी सेल्स क्या होते हैं ये समझो आप, तो ये मेन ये है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, लिख लेना। इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स होते हैं ये, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसकी हम लोग बात करें, ठीक है, जिसमें टी सेल्स, पहली चीज तो ध्यान में रखना, इम्यून सिस्टम की सिक्योरिटी गार्ड है, सोल्जर्स हैं। ये दूसरे टी सेल्स को जो है वो हेल्दी टिश्यूज को अटैक करने से रोकते हैं, है ना। टी सेल्स जो होता है ये एक मेजर टाइप होता है और इसमें व्हाइट ब्लड सेल इन्वॉल्व है,
लेकिन जब ये ओवर रिएक्टिव होता है तो ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये सब होने लगता है जब ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर हुआ था इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने इस चीज को फाइट कर दिया, ऐसी बीमारी को मैंने फाइट किया ना, बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, जिसमें मुझे खुद के मेरे डॉक्टर ने, जिसने डायग्नोस किया था, मना कर दिया था कि जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। तो इस पर उन्होंने जो है रिसर्च करी, अब उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इम्यून सिस्टम आपको जो है समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये जापान की साइंटिस्ट वगैरह ने जो है क्या किया, उतना डेप्थ में मत जाओ। एक और है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये समझ लो बस। दूसरा, इम्यून सिस्टम हर एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं करता, राइट? हर चीज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा गाइस। पेरीफेरल टॉलरेंस का मतलब है बॉडी के नॉन डेंजरस या सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून अटैक को सप्रेस करना, मतलब बॉडी खुद को जो है वो अटैक ना करे, उसको रोकना। जैसे कि जब मेरे को ये प्रॉब्लम थी, बहुत पेन में मैं रहता था, तो डॉक्टर इम्यूनोसप्रेंट दवाइयां मुझे देते थे, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी डिजीज वाली दवाइयां मुझे दी जाती थी, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता था दवाइयों के माध्यम से। यहां पर बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम जो है उसमें भी ये क्षमता होती है कि बॉडी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो खुद के उसको, बट क्या होता है जब ओवर रिएक्टिव हो जाता है तो नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म इतना डेप्थ में जाना नहीं है कि आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, इसका बस नाम जो है वो ध्यान में रखो और थोड़ा सा कंसेप्ट बस ध्यान में रखो, बाकी इसमें है तो बहुत सारी चीजें, बट आपके लिए जो है वो पूरी चीजें नहीं है। अब इंडिया के ट्रेड के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं भाई, आइए। सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है ये। एक तरफ ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, आप देख ही रहे हो भाई, स्थिति जो है वो दुनिया भर में कितनी खराब जो है वो चल रही है, उतनी तेजी से ट्रेड नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में देख लो आप, जो अभी हमने इसराइल हमास का तो टॉपिक पढ़ा ही है, वहां पे चाइना यूएसए का भी इशू चलता रहता है, और ये यहाँ पे यूक्रेन रशिया का इशू है ना, कितने सारे इशूज हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अफ्रीका में न जाने कितने कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब क्षेत्रों में जो है वो हालत खराब है। द पॉइंट इज दैट हर एक कॉन्टिनेंट बुरी तरह से जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन में फंसा हुआ है, सप्लाई चेन इस कारण डिस्टर्ब होती है, सर्विस एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसने रेजिलियंस शो किया, इसने सोचा है कि हाँ चलो ठीक है यार, कि जैसी स्थिति चल रही है उस अकॉर्डिंग हम चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। तो आईएमएफ का एक रीसेंट आउटलुक आता है, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो लिख लो पहला पॉइंट तो ये वाला कि चौथा एडिशन हम लोग को ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का देखने को मिल रहा है, नीति आयोग के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया। इसमें एनालिसिस की जा रही कि इंडिया की जो है वो सर्विस ट्रेड कैसी चल रही है, सेक्टर्स में क्या शिफ्ट हो रहा है, बस ये सब चीजें हैं, सुनने वाला टॉपिक है ये वाला टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा कुछ क्वेश्चन जो है वो आएंगे नहीं, उतना कुछ खास आंकड़े वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एविडेंस वगैरह प्रोवाइड कराता है हमारे कि भाई हर क्वार्टरली जो है हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बस यही चीज है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी चल रही है, इंपोर्ट हमारा जो है वो राइज हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज की, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की डिमांड बढ़ रही है, नॉर्थ अमेरिका इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, जीसीसी, आशियान रीजन, इन सबको एक्सपोर्ट्स हम लोग करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, रीसेंट ट्रेड, इंडिया का टोटल एनुअल ट्रेड वगैरह, ये सब ये आंकड़े आप लोग को अभी याद नहीं रखने हैं ना, क्वार्टरली वाले आंकड़े हैं, ये वाले एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस ज्यादा जोरदार टॉपिक नहीं था ये। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये लिख लो भैया, ये इंडिया का पहला नेशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का, जो सभी हमारी डिफेंस सर्विसेज में जाएगा। वॉकी टॉकी नहीं होता वो रेडियो सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, रेडियो रिमोट वाला वॉकी टॉकी, तो वही, तो उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड जो है ये देखो, वेव फॉर्म पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि कम्युनिकेशन के वेव फॉर्म्स को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रीयूज कर सकते हो, टेक्निकलिटीज है। ये स्टैंडर्ड जो है वो एनहेंस करेगा कि इंटरऑपरेबिलिटी, कि एक दूसरे से मतलब तीनों सर्विसेज के बीच में इंटर ऑपरेशन हो सके, यानी कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट कर सके हम लोग, तीनों फोर्सेस ऑपरेशंस में, जिसमें की हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल इलेक्शन 2025 से रिलेटेड टॉपिक है। डायरेक्टर जनरल जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं 58 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है सीक्रेट बैलेट में। 100 लोग हैं तो 51, अब 58 मेंबर्स हैं तो 58 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। खालिद अल इनानी ये इलेक्ट किए गए हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने एब्सटेन कर दिया, यानी कि उसने वोट जो है वो नहीं दिया। डायरेक्टर जनरल जो है वो देखते हैं कि यूनेस्को के ग्लोबल ऑपरेशंस किस प्रकार से चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पॉलिसीज कैसी बन रही है, बजट्स को मैनेज करते हैं, इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को को, है ना। तो ये इसके काम हम लोग को देखने को मिलते थे। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन हुआ तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो ये पॉइंट्स थोड़े से लिख लीजिएगा। एक आर्टिकल वही डिफेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड आए जो इस टॉपिक पर हमने जो है वो देखा था, डिफेंस कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, रेडियो वाला, है ना। तो इसका ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की, दैट्स इट। चलो गाइस, तो ये हमारे पेंडिंग टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए कंप्लीट। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।